जरा तसव्वुर करें, हमने सिनेमा के पर्दों पर अंडरवर्ल्ड की कई कहानियां देखी हैं, एक्शन, सनसनी और ताकत की बेरहम जंग। लेकिन आज हम जिस दस्तावेज का जायजा ले रहे हैं ना, वो किसी फिल्म की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी तर्ख जमीनी हकीकत है जो किसी भी अफसाने से कई गुना ज्यादा खौफनाक है। आज के इस तज्जिये में हम कराची के इलाके लियारी की उन तंग गलियों का रुख कर रहे हैं जहां कई दहाइयों तक, जी हां, कई दहाइयों तक सिर्फ खौफ और दहशत का राज रहा। एक ऐसी कसीर नस्ली खूनी जंग जिसने रियासत की जड़ों तक को हिला के रख दिया। तो चलें बगैर किसी ताखीर के इस तारीख की तहें खोलते हैं। अफसाने से ज्यादा खौफनाक हकीकत, बम धमाके, गोलियां और खौफ में मुब्तला शहर। अब देखें, ये महज चंद अल्फाज नहीं है। ये उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी थी जिन्होंने इस तारीख दौर को सहा है। मुसलसल बम धमाके, गोलियों की बौछार और एक पूरा शहर जो मुकम्मल तौर पर खौफ की गिरफ्त में था। हम में से बहुत सुने इस तशद्दुद के बारे में खबरों में सुन रखा है, लेकिन इसकी असल शिद्दत का अंदाजा हमें तब होता है जब हम उन चेहरों और किरदारों को बेनकाब करते हैं जिन्होंने इस पूरे सफाक निज़ाम को चलाया। आज हम उन्हीं बदनाम जमाना किरदारों की तारीख जानने की कोशिश करेंगे। आइए तारीख के औराक थोड़ा पीछे पलटते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। लियारी अंडरवर्ल्ड की बुनियाद 1950 की दहाई में दो भाइयों ने रखी, दादल और शेरू। ये शुरुआत बहुत छोटी थी, जुए और भत्ताखोरी के अड्डों से। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, 1980 की दहाई तक एक नया और इंतहाई खतरनाक किरदार उभर कर सामने आया। इकबाल उर्फ बाबू डकैत। उसने बाकायदा एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा सल्तनत खड़ी कर ली। और फिर ताकत की इस अंधी होश में बाबू डकैत ने दादल को बेदर्दी से कत्ल करके लियारी के क्राइम सीन पर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब अगर हम बाबू डकैत की प्रोफाइल पर नजर डालें तो ये वाकई हैरानकुन है। आमतौर पर डकैतों का जो तस्वुर हमारे जहन में आता है ना, ये शख्स इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप हैरान होंगे कि ये एमएससी डिग्री होल्डर था। जी हाँ, आला तालीम याफ्ता। अंग्रेजी, उर्दू और बलोची रवानी से बोलता था। उसके ताल्लुकात सिर्फ गली मोहल्लों के गुंडों तक महदूद नहीं थे, बल्कि उसकी रसाई सियासतदानों और यहाँ तक कि फिल्मी अदाकाराओं तक थी। वो खुल्लम खुल्ला वारदातें करता था, और दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी पूरी जवानी में कभी पकड़ा नहीं गया, बल्कि जब बालाखिर पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो फालिज के बाइस बिस्तर से लग चुका था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बाबू डकैत के हाथों दादुल का कत्ल दरअसल एक ऐसे किरदार की पैदाइश का सबब बना जिसने लियारी की तारीख ही बदल कर रख दी। सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है, यह मकतूल दादुल का बेटा था। जरा तसव्वुर करें, सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला खूनी हमला किया। उसकी सफाकी की इंतहा ये थी कि उस पर मुबैना तौर पर अपनी ही सगी मां को कत्ल करने का इल्जाम था, महज इस शक पर कि उनके बाबू डकैत से ताल्लुकात थे। ये एक ऐसा होलनाक कदम था जिसने साबित कर दिया कि अब उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरफ उसने मकामी लोगों की मदद करके अपना एक रॉबिनहुड इमेज भी बना रखा था। इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी, जबकि इसकी जायदादें कराची और हब से लेकर ईरान तक फैली हुई थीं। शुरुआत में रहमान डकैत ने हाजी लालू नामी एक अंडरवर्ल्ड डॉन की सरपरस्ती में काम शुरू किया। उस वक्त हाजी लालू की पोजीशन इलाके में बेहद मजबूत थी। रहमान और हाजी लालू का अपना बेटा अरशद पप्पू दोनों एक ही गैंग का हिस्सा थे। लेकिन जब पैसे और ताकत की बात आती है ना, तो बड़ी से बड़ी दोस्तियां भी टूट जाती हैं। रहमान ने अपना अलग धड़ा बना लिया और अफशा गली और उसके गिरदो नवाह पर कब्जा कर लिया, जबकि दूसरी तरफ अरशद पप्पू का ग्रुप पाक कॉलोनी और शेर शाह मार्केट को कंट्रोल करने लगा। अब लियारी में दो वाज़े लकीरें खिंच चुकी थीं और इनके दरमियान एक खौफनाक टकराव अब महज वक्त की बात थी। 1 करोड़ रुपए, जी हां, ये वो इंदसा है, वो चिंगारी है जिसने लियारी की सबसे बड़ी और खूनी गैंग वॉर को भड़का दिया। हुआ कुछ यूं कि रहमान डकैत के 1 करोड़ रुपए हाजी लालू के पास जमा थे। जब रहमान ने अपने पैसों का तकाजा किया तो हाजी लालू ने उसे धोखा दिया और उसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन रहमान किसी न किसी तरह सिटी कोर्ट से फरार होने में कामयाब हो गया। और बस यहीं से शुरू हुई इंतकाम की वो आग जिसने पूरे लियारी को अपनी लपेट में ले लिया। सुन मेरी बात सुन, मैं इसको मार रहा हूं। जरा सोचिए, यह महज कोई जुमला नहीं है, ये उस सफाकी का जीता जागता सबूत है जो इन गलियों में रक्स कर रही थी। अरशद पप्पू ने इंतकाम के सिलसिले को एक नई और भयानक सतह पर पहुंचा दिया। उसने हुब चौकी के करीब रहमान डकैत के चचा को पकड़ा और उससे गोलियां मारने से ऐन कब्ल रहमान को फोन मिलाया और लाइव कॉल पर यह अल्फाज कहे कि मैं इसको मार रहा हूं। सुन, ये फोन कॉल इस बात का वाज़े ऐलान थी कि अब इस जंग में कोई कैद, कोई हद बाकी नहीं रही थी। इस खूनी खेल में, इन दो हाथियों की लड़ाई में आम शहरी बुरी तरह पिस रहे थे। फेजू नामी एक ट्रांसपोर्ट टाइम कीपर की दर्दनाक कहानी इसकी बदतरीन मिसाल है।
फेजू का काम इलाके से भत्ता जमा करके रहमान डकैत को पहुंचाना था। अब अरशद पप्पू ने फेजू को धमकी दी कि ये भत्ता अब उसे दिया जाए। जब फेजू ने इस बात से इनकार किया तो उसे अगवा किया गया और निहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और आगे चलकर हम देखेंगे कि ये वो कत्ल था जिसने इस पूरी गैंग वॉर का रुख एक इंतहाई गैर मुतवक्के और ख़तरनाक समत में मोड़ दिया। और यहीं पर हमारी इस दस्तावेज में एक ऐसा हैरत अंगेज मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अस्पताल के एक आम वार्ड बॉय से लेकर एक बेरहम अंडरवर्ल्ड बॉस तक का सफर। ये मकतूल फैज़ो आखिर था कौन? फैज़ो दरअसल उज़ैर बलोच का वालिद था। उस वक्त तक उज़ैर का जराइम की दुनिया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। वो लियारी जनरल अस्पताल में बस एक आम सा वार्ड बॉय था। लेकिन अपने बाप के इस बेईमाना कत्ल ने उसकी दुनिया उलट दी। सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का बदला लेने के लिए वो रहमान डकैत के साथ मिल गया और फिर देखते ही देखते वो जराइम की दुनिया का सबसे खौफनाक डॉन बनकर उभरा। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गैंग्स इतने ताकतवर कैसे बने। ये चार्ट देखिए, ये हमें गैंग्स और उनकी सियासी पुष्टपनाही का एक पेचीदा गठजोड़ दिखाता है। ये सिर्फ सड़कों के आम गुंडे नहीं थे, बल्कि इन्हें रियासत के आला सतही अनासिर की मुबैना हिमायत हासिल थी। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने इलाकाई मकासद हासिल करने, हरीफों को दबाने और शहर पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए इन गैंग्स को इस्तेमाल किया। जैसे रहमान डकैत का ग्रुप हो या पीपल्स अमन कमेटी या फिर अरशद पप्पू का धड़ा, इन सबको किसी न किसी सियासी ताकत की छतरी में असर थी। रियासत के अंदर मौजूद अनासिर का इस तरह गैंग्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना वाकई हद दर्जा तशवीशनाक था। और इस रियासती और जराइम पेशा गठजोड़ की इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है? 18 अक्टूबर 2007 जब बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस आईं और उनके काफिले पर वो होलनाक बम धमाका हुआ जिसमें 150 के करीब अफराद जान से गए, तो क्या आप जानते हैं कि उस वक्त रहमान डकैत उनकी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था? जी हाँ, इसी ने अपनी गाड़ी में बेनज़ीर भुट्टो को बहफाजत वहां से निकाला। एक मतलूब और इश्तिहारी मुजरिम जो रियासती शख्सियात का मुहाफिज बन जाए, ये वो हकायक हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं। लेकिन आखिरकार इस पूरे निज़ाम की कीमत किसने अदा की? ये नंबर देखिए, 20। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, बल्कि शेरशाह मार्केट में दिन दहाड़े गोलियों से छलनी किए गए 20 बेगुनाह दुकानदारों की लाशों की तादाद है। उनका कसूर क्या था? सिर्फ ये कि वो इस इलाके में काम करते थे जो हरीफ ग्रुप के ज़ेरे कंट्रोल था और मुबैना तौर पर एक दूसरी सियासी जमात को सपोर्ट करता था। इस कत्लेआम के बाद कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई ठोस मुकदमा नहीं चला। क्यों? क्योंकि इन कातलों के सरों पर सियासी ताकतों का हाथ था। जब हम सियासी सरपरस्ती की बात कर रहे हैं ना, तो ये इक्तिबास खुद सब कुछ वाजे कर देता है। ये अल्फाज किसी आम तज्जियाकार के नहीं, बल्कि उस वक्त के सूबाई वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हैं। उन्होंने मीडिया पर सरेआम ये इतराफ़ किया था कि पीपल्स अमन कमेटी वाले मेरे बच्चे हैं, मैंने उन्हें लड़ने के लिए हथियार दिए। ज़रा सोचिए, जब कानून के रखवाले ही कानून शिकनों को असला फराहम करने लगें तो फिर शहर का जंगल बन जाना कोई हैरानी की बात नहीं रहती। लेकिन बिलाखिर एक वक्त आया जब रियासत को ये एहसास हुआ कि ये गैंग्स उनके अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। तब एंट्री हुई एसएसपी चौधरी असलम की। उन्होंने रहमान डकैत के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाई। ये कोई आसान काम नहीं था। रहमान इतना शातिर था कि उसने हब में अपने ठिकाने पर पूरा सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क बिछा रखा था और पुलिस को ही वहां घेर कर निशाना बनाया। फिर जून 2006 में वो कोयटा से खुफिया तौर पर पकड़ा गया, मगर वहां से भी फरार हो गया। ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, यहां तक कि अगस्त 2009 में एक इंतहाई मुतनाज़ा पुलिस मुकाबले में रहमान डकैत मारा गया और इसके मरते ही उज़ैर बलूच ने इस पूरी जराइम पेशा सल्तनत के तख्त पर कब्जा कर लिया। अब हम इस पूरी दस्तावेज के सबसे तारीख, सबसे खौफनाक बाप की तरफ आते हैं। अरशद पप्पू, वही शख्स जिसने उज़ैर बलोच के बाप को बेदर्दी से मारा था, बाल आखिर गिरफ्तार हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्टम में मौजूद कुछ बदउनवान अनासिर ने अरशद पप्पू को बाकायदा जेल से निकालकर सीधा उज़ैर बलोच के हवाले कर दिया। और फिर जो हुआ वो तारीख की बदतरीन दरिंदगी थी। उज़ैर के कारिंदों ने अरशद पप्पू का सर कलम किया। इस कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेली गई और फिर उसकी लाश को तेजाब के ड्रम में डालकर हमेशा के लिए मिटा दिया गया। इस वहशियाना अमल से उज़ैर बलोच ने पूरे शहर पर अपनी दहशत की हतमी और न टूटने वाली मोहर सख्त कर दी। कहते हैं ना कि हर उरूज को ज़वाल है। जब इन गैंग्स की सियासी सरपरस्ती ख़त्म होने लगी तो ये अंदर से ही टूटने लगे। उज़ैर का अपना सबसे करीबी और ख़तरनाक साथी बाबा लाडला उससे अलग हो गया और लियारी में एक नई अंदरूनी गैंग वॉर छिड़ गई। आखिरकार 2013 में रियासत ने एक फैसला कुन क्रैकडाउन किया और रेंजर्स को इलाके में तैनात कर दिया।
उज़ैर बलोच जान बचाकर जाली पासपोर्ट पर दुबई फरार हो गया, लेकिन वहीं पकड़ा गया और उसे वापस पाकिस्तान लाया गया। सालों चलने वाले मुकदमात के बाद अप्रैल 2020 में मिलिट्री कोर्ट ने उसे जासूसी के जुर्म में 12 साल की सजा सुना दी। और यूं लियारी की गलियों में गूंजने वाली वो खौफनाक गोलियां बिलाखिर खामोश हो गईं। लेकिन ये तमाम हकायक हमें एक इंतहाई परेशान कुन और चुपते हुए सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। क्या वाकई ये कहानी खत्म हो चुकी है? हालिया इत्तलात के मुताबिक रहमान डकैत का बेटा अब बाकायदा तौर पर अंडरवर्ल्ड में कदम रख चुका है, और दूसरी तरफ मुस्तकबिल में किसी भी वक्त उज़ैर बलोच की मुमकिना रिहाई की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या अंडरवर्ल्ड की ये नई नस्ल और ये पुराने किरदार मिलकर खूनरेजी के इस भयानक चक्कर को एक बार फिर से शुरू करेंगे? इस तफसीली जायजे से हमने जो सबसे अहम बात सीखी है वो ये है कि जब तक जराइम और इक़्तिदार का ये गठजोड़ जड़ से ख़त्म नहीं होता, ख़तरा हमेशा हमारे सरों पर मंडलाता रहेगा। इस तज्ज़िये में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। हक़ाइक़ पर मबनी मज़ीद दस्तावेज़ात के लिए हमारे साथ रहिएगा।